हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि कल आपके हैं एसएसटी का एग्जाम। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके आने के चांसेस ज़्यादा है। मैं आपको किसी भी छल में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैंने इसमें सब क्वेश्चंस नहीं दिए हैं या बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है। जस्ट ओनली फ्यू इंपॉर्टेंट वन मैंने किया है। फर्स्ट चैप्टर जो हिस्ट्री का, उससे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे मैंने इसमें नहीं दिया है वो है बेस्टाइल वाला क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज़ आप लोग उस क्वेश्चन को नज़रअंदाज मत करना, वो बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह से हम क्या समझते हैं? तो गांधी जी जब इंडिया आए थे जनवरी 1915 को, तो उन्होंने इंडिया में आने के बाद देखा कि इंडिया का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस में अलग अलग है, लेकिन उनमें यूनिटी नहीं है। इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू करने की कोशिश की। तो आपका फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा कि सत्याग्रह जो है वो दो शब्दों को मिला के बना है, एक है सत्या और दूसरा है आग्रह। सत्या मीन्स ट्रूथ एंड आग्रह मीन्स पाथ, यानी कि सच्चाई के मार्ग पे चलना और अहिंसा का मार्ग अपनाना, हिंसा नहीं करना है। ठीक है, ये गांधी जी का मेन प्रोपेगेंडा था। ये वाला अगर लाइन आप मिस करेंगे तो आपके मार्क्स कम सकते हैं, इसलिए इस चीज को मत भूलिएगा। ये बहुत ही सिंपल सा चीज है। सत्याग्रह दो शब्दों से बना है, सत्य और आग्रह। सत्या का मीन्स ट्रूथ और आग्रह का मीन्स पाथ। ठीक है, यानी कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस के पाथ पे चलना और आजादी को पाना। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है वो है, इट इज द फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, यानी एक प्रकार का ये फिलोसफी है जिसमें क्या बताया जा रहा है, गांधी जी ने इसे अपनाया क्योंकि जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने नेशनल वहां पर भी आंदोलन किया था आजादी के लिए। तो इस चीज को उन्होंने देखा था कि इससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिला है उन लोगों को। इसी वजह से उन्होंने भी यहाँ पर लोगों को यूनाइट करने के लिए तरीका अपनाया ताकि जिससे होल इंडिया यूनाइट हो सके और एक ही पाथ में चले, वो है सच्चाई का मार्ग। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या बता रहा है कि सच्चाई को खोजो, क्योंकि अगर हम सच्चाई के मार्ग में चलेंगे तो कभी भी हमें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आपने अक्सर देखा होगा जो सच बोलते हैं उनकी आंखें कभी नहीं झुकती। तो गांधी जी यही चाहते थे कि हम सच्चाई का मार्ग से चले और कभी भी अहिंसा का प्रयोग, मतलब कभी भी हिंसा का प्रयोग ना किया जाए, जिससे कि हमें कभी भी ब्रिटिशर्स के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है और हम एग्रेसिव होकर एक सत्याग्रही के रूप में आगे बढ़ सकते हैं और यही लड़ाई अहिंसा से लड़ी जा सकती है। और इसी वजह से सत्याग्रह ने क्या किया, लोगों को समझाया कि दिस इज द ट्रू कॉज एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट इनजस्टिस, कि हमें इस जो इनजस्टिस है इसके विरोध में स्ट्रगल करना है। उसमें हमें फिजिकल फोर्स नहीं चाहिए। ठीक है, अपने ऑपरेशन यानी विरोधी से लड़ने के लिए हमें फिजिकल फोर्स नहीं चाहिए, बल्कि एक यूनिटी चाहिए और ये यूनिटी आएगी सत्याग्रह के आंदोलन से। क्लियर है आपका ये कॉन्सेप्ट? ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। चलते बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ में। सॉरी, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है क्योंकि मेरे घर के करीब में रेलवे स्टेशन है, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। प्लीज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। ओके, so our next question is, discuss the salt march to make clear why it is an effective symbol of resistance against colonialism। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, चाहे वो सत्याग्रह चाहे सॉल्ट मार्च, इन दोनों में से एक आपको कॉमन मिलेगा ही जरूर। कि सॉल्ट मार्च क्यों एक इम्पॉर्टेंट सिंबल बना रेसिस्टेंस यानी विरोध करने के लिए कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इस चीज को एकदम साफ सुथरा एकदम आराम से समझिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप सोशल साइंस में रट्टा मार के जाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कॉन्सेप्ट समझिए और फिर एग्जाम में उसको कीजिए। ठीक है, तो गांधी जी ने सॉल्ट को क्यों चुना ब्रिटिश के विरोध करने के लिए, ये आप भी जानते हैं कि एक अमीर आदमी हो चाहे वो गरीब आदमी हो, इन दोनों के बीच में जो कॉमन चीज है वो है फूड हैबिट। ठीक है, अमीर भी मीठा नहीं खाएगा तो भी चलेगा, लेकिन बिना नमक के अगर वो सब्जी खाएगा तो वो नहीं चलेगा, बिकॉज चाहे वो पुअर पर्सन हो या रिच, उसको सॉल्ट चाहिए। तो गांधी जी ने क्या किया, सॉल्ट को एक इंपॉर्टेंट सिंबल समझा लोगों को यूनाइट करने के लिए। कौन से लोग? अपर क्लास पीपल एंड लोअर क्लास पीपल, बिकॉज दोनों की नीड एक थी। तो उन्होंने क्या किया, एक लेटर भेजा वॉइस रॉय इरविन को 31 जनवरी 1930 को, और उनके सामने 11 डिमांड रखे कि मेरी 11 चीजों को मांगों को आप पूरा कीजिए। तो उस समय क्या हुआ, तो उनकी डिमांड कुछ ऐसी थी जिससे ब्रिटिश राजी नहीं थे, इसलिए गांधी जी ने बोला कि नहीं,
अब हमारे इंडियन सोसाइटी को भी एक प्रमुखता या इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा और एक ऐसा कैंपेन चलाऊंगा जिससे कि पूरा भारत यूनाइट हो जाए। लेकिन गांधी जी ने इस मूवमेंट में किसी को भी इनवाइट नहीं किया, वो चलते गए और लोगों को अपनी जरूरतों के हिसाब से समझ में आया कि नहीं, गांधी जी ये उन्हीं के लिए कर रहे हैं, और तब लोग एक साथ उनके पीछे बढ़ते चले गए। सो द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड ऑफ एबोलिश सॉल्ट टैक्स। तो सबसे ज्यादा जो इसका मेन मुख्य कारण था वो था सॉल्ट टैक्स को ये करना, क्योंकि अगर एक रिच पर्सन है उसको अगर सॉल्ट के 10 रुपए में 5 रुपए टैक्स देने पड़ रहे हैं उसके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो गरीब है जो 10 रुपए सॉल्ट भी बहुत मुश्किल से खरीद पा रहा है, वो अगर 5 रुपए उसमें टैक्स देगा तो वो खा ही नहीं सकता, उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी वजह से गांधी जी ने सोचा कि वी नीड टू just finish this salt tax. So it also threatened that if government did not exempt people from the salt tax, then they would launch a campaign against it. और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इस salt tax को बंद नहीं करेंगे तो हम इसके खिलाफ एक बहुत ही बड़ा कैंपेन चला देंगे। तो गांधी जी का ये मेन आइडियोलॉजी था behind the civil disobedience movement was to defy the laws made by the British. तो इसी के साथ गांधी जी ने क्या शुरू करना चाहते थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ताकि जो भी ब्रिटिश के द्वारा लॉ बनाए गए हैं उनको धीमे धीमे करके खत्म किया जा सके। तो इसीलिए गांधी जी ने इस फेमस सॉल्ट मार्च को चला जिसका नाम था दांडी मार्च। इसमें गांधी जी के साथ 78 फॉलोअर्स चले। साबरमती आश्रम गुजरात के से लेकर कोस्टल टाउन ऑफ दांडी तक उन्होंने लगभग 200-250 किलोमीटर का सफर तय किया। एंड ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी एंड ओपनली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। वहां पर उन्होंने नमक को खुलेआम उबाल के वहां से सॉल्ट निकाला, ये बताते हुए कि अब मैं इस नियम को नहीं मानता और ना ही हमारे भारत का कोई व्यक्ति इसे मानेगा। ठीक है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आई नो मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता और आप भी इस वीडियो को शायद 1.5x या 2x में देखेंगे, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जितना हो सके आपको फटाफट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में डाल लें। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्यों बंद करने के कहा, कॉल ऑफ यानी बंद करने को, और एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस यानी किन कारणों के अंतर्गत गांधी जी ने डिसाइड किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1931 में हुआ था उसे बंद किया जाए। तो देखिए, एक ही चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं यूं ही इनके क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहा। ये चैप्टर सच में बहुत इंपॉर्टेंट है और आप एग्जाम में जब इनसे क्वेश्चंस आएंगे तब आप खुद समझ जाएंगे। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था कब, सॉल्ट मार्च के बाद में। ठीक है, तो देखिए लिखा है फर्स्ट पॉइंट, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गॉट मोमेंटम व्हेन 1000 इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। जब हजारों डिफरेंट पार्ट्स हमारे देश के उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया तब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपने मोमेंटम में आया। जिससे क्या हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट डर गई कि अरे ये कैसा हो रहा है, तो उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा ब्रूटल रिप्रेशन यानी लाठीचार्ज शुरू कर दिया कि किसी भी तरह हो जाए इनको दबा दिया जाए। तो उन्होंने अटैक किया महिलाएं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बहुत मारा उन लोगों को और लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन गांधी जी को पता था कि अगर मैं इसे बंद करूंगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन नॉन कॉपरेशन में हुए खून खराबे को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि इस मूवमेंट को बंद कर दिया जाए और इसको इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है जो है 5 मार्च 1931। लास्ट पॉइंट, सो लूकवार्म रेस्पॉन्स। लूकवार्म रेस्पॉन्स यानी उसका बहुत ही ज्यादा प्रभावी उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं किया बल्कि नॉर्मल सा। सो इन द लूकवार्म रेस्पॉन्स ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ मुस्लिम आल्सो फोर्स गांधी जी टू दिस मूवमेंट। तो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने भी गांधी जी को ये फोर्स किया कि प्लीज आप इस मूवमेंट को बंद कर दीजिए क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा लोगों को चोट पहुंच रही है। ठीक है, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका प्रिंट कल्चर से, यानी ये क्वेश्चन और सेक्शन में रहेगा, फिर भी मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये 3 या 5 मार्क्स क्वेश्चन में रहेगा। यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि प्रिंट कल्चर किस तरह भारत के
राष्ट्रवाद के विकास में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सहायक बना। तो प्रिंट कल्चर यानी छापना, ठीक है। तो बोल रहा है अभी उस समय तो यातायात का साधन तो कुछ कुछ था, यानी रेलवे उस समय उतना तो पॉपुलर नहीं था, और न्यूज़पेपर ही मेन थे, रेडियो टेलीविजन उतना कुछ टीवी भी मास मीडिया नहीं था। तो उस समय क्या हुआ, नेशनलिज्म को फैलाने के लिए प्रिंट कल्चर कैसे भूमिका निभाया। सेवरल न्यूज़पेपर बिगेन टू बी पब्लिश इन इंडिया, जिन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग को आगे बढ़ाया, यानी हर एक व्यक्ति जो से पढ़ता गया या जिस तक ये बात पहुंचती गई वो इसको आगे लेते गए। एंड दे रिपोर्टेड ऑन कॉलोनियल मिस रूल एंड इनकरेज नेशनलिस्ट एक्टिविटीज। और इन न्यूज़पेपर में किस तरह ब्रिटिश हमारे ऊपर अपना दबदबा बना रहे, किस तरह अपना पावर का मिसगाइड कर रहे हैं, इस चीज को उसमें लिखा गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आया कि इन ब्रिटिशर्स ने हमें किस तरह दबा के रखा। इसीलिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए ताकि इस नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म यानी लोगों के मन में जो देशभक्ति की भावना है इसको बढ़ाया जाए, लेकिन इससे बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा। एंड दिस इन टर्न लीड टू रिन्यूड साइकिल ऑफ परसुएशन एंड प्रोटेस्ट, जिस वजह से जगह जगह दंगे और प्रोटेस्ट होने लगे। तो जब पंजाबी रिवोल्यूशनरीज ने 1907 में, ठीक है, रिवॉल्यूशन करना शुरू किया, तब बाल गंगाधर तिलक जी ने ग्रेट सिंपैथी के साथ अपनी एक जर्नल जिनका नाम था केसरी, केसरी जर्नल मींस न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है, न्यूज़पेपर का नाम है केसरी, उसमें उन्होंने लिखा था कि किस तरह पंजाबी लोगों ने ये किया, ठीक है। सो दिस लेड टू हिज इम्प्रिजनमेंट इन 1900, जिस कारण से बाल गंगाधर तिलक जी को इम्प्रिजन यानी जेल में डाल दिया गया कि आप प्रोटेस्ट को यानी दंगों को फैला रहे हैं भारत में। क्योंकि उस समय का एक नियम था, आप इस बारे में जानते होंगे, वो था वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, यानी आप ब्रिटिश के विरोध में कुछ भी छापेंगे तो वो आपको जेल में डाल सकते हैं, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था अपनी किताब में, न्यूज़पेपर में, दैट्स व्हाई उनको भी इम्प्रिजन कर दिया गया। ओके, क्लियर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, यानी ये है आपके पॉलिटिकल साइंस चैप्टर का, ये है आपके पॉलिटिकल साइंस बुक का, ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टी को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जिनमें से सबसे पहला है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी। यानी पार्टी के अंदर में ही क्या होता है ना कि आपका जो मेंबर्स है उनको रजिस्टर तो करने देता है, यानी वो आपके मेंबर्स तो है, लेकिन उनको इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका नहीं मिलता है। यानी जो बड़े या मुख्य लोग हैं वही सारे डिसीजन लेते हैं और बाकी जो मेंबर्स है वो बस एक ऑर्डिनरी बन जाते हैं, उनका कोई रोल ही नहीं होता, ठीक है। ये सबसे पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब मान लीजिए अभी एक नेता है, ठीक है, उसके बाद अगर उन्होंने अच्छा काम किया और उनके मरने के बाद या उनके पार्टी चेंज होने के बाद कोई दूसरा नेता आएगा तो उनकी जगह उन्हीं के फैमिली के किसी और को दे दिया जाए, इसे कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। थर्ड आपका यहां पर बोल रहा है कि ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। आजकल आप जानते ही हैं कि पैसे के दम पे और मसल पावर के दम पे लोग क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर ले रहे हैं। इनके एग्जांपल देने की आपको जरूरत नहीं है कि इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शन। पार्टी कभी कभी क्रिमिनल्स को भी हेल्प करती है कि चलिए फंड रेस करने में अगर आप पैसे देंगे पार्टी को तो हम आपको भी टिकट दे देंगे। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है, आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा। एंड लास्ट पॉइंट है पार्टी डू नॉट ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर। पार्टी वोटर्स को एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं देती, यानी लोग जैसा नेता चाहते हैं पार्टी उनको उतरने ही नहीं देती है, वो पार्टी उनको टिकट भी नहीं देती। लोग चाहते हैं कि हमें एक ऐसा नेता मिले जो हमारे फेवर में काम करे, लेकिन पार्टी आपको ऐसा नेता देगी जो दिखावे के लिए होगी, लेकिन आपको वो करने नहीं देंगी। इस वजह से देश दुनिया में ऐसे बहुत जगह होते हैं जहाँ पर पार्टी बहुत ज्यादा नाम कमा रही है, देश का डेवलपमेंट हो तो रहा है ओवरऑल सेक्टर में, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी वहां देखा जाए तो लोगों की अपनी चॉइस ही नहीं है, यानी उनका मन ही नहीं है उस चीज को लेकर, लेकिन जबरदस्ती उन्हें उन चीज को लेकर करना पड़ता है। क्लियर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे इकोनॉमिक्स से, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि
The impact of globalization has not been uniform. Explain this statement. कि ग्लोबलाइजेशन यानी क्या हो रहा है? कनेक्टिंग पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी एक देश को दूसरे देश से जोड़ना किसी भी कारण से, कैसे भी करके, लाइक कम्युनिकेशन से, आप ट्रेड से जुड़ रहे हैं, आप कंपनीज खोल रहे हैं अलग अलग, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ये हर जगह पे यूनिफॉर्म यानी एक समान नहीं है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। तो ऐसा क्यों बोला गया है? देखिए, तो बोल रहा है ग्लोबलाइजेशन हैज बीन प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर द टॉप इंडियन कंपनीज बट सो फार वर्कर्स आर कंसर्न ग्लोबलाइजेशन हैज पेरिश देम। तो बहुत जगहों पर ऐसा देखा गया है कि ग्लोबलाइजेशन ने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी यानी एमएनसीज को बहुत ही ज्यादा हेल्प किया है, लेकिन वहीं अगर रियलिटी में देखा जाए तो वर्कर्स लोगों को ऐसा कुछ भी फायदा नहीं दिखता, यानी कंपनी ही सारा लाभ लेती है, लोगों को ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा। ठीक है, सो द टॉप इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी। तो टॉप इंडियन कंपनीज क्या करती है? न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है, प्रोडक्शन मेथड्स को भी रेज करती है, लेकिन कुछ को ही सक्सेस मिलता है जब वो फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करती है। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया? लार्ज इंडियन कंपनीज को मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा जुड़ने में या बदलने में मदद तो किया, जैसे कि हमारा टाटा मोटर्स, इन्फोसिस एक्सेट्रा, लेकिन छोटे प्रोड्यूसर या वर्कर जो है वो इन ग्लोबलाइजेशन में नहीं आ पाते। ठीक है, सो दे हैव बीन हिट हार्ड ड्यू टू कंपटीशन। तो अब जब विदेशी चीजें भारत में आएंगी, जब भारत की मल्टीनेशनल कंपनीज क्या कर रही हैं, देखिए एमएनसी इंडियन मार्केट को ट्रेड में मदद कर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही, वो उनको फंड्स रेज करके दे रही है, वो उनको न्यू टेक्नोलॉजीज दे रही है, जैसे मशीन्स हो गए, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जो लोअर लेवल में जो इनकम वो लोग कर रहे हैं उसको मार्केट से पूरी तरीके से ये बड़ी बड़ी कंपनीज खत्म कर दे रहे हैं। इसलिए बहुत जगह पे क्या हुआ है, बहुत सारे वर्कर जॉबलेस घूम रहे हैं। एंड वी कैन से द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, यानी हर जगह पर ग्लोबलाइजेशन सही रूप में काम नहीं कर रहा है। कुछ के लिए वो वरदान है और कुछ के लिए वो अभिशाप भी है। ठीक है, ठीक है, हमारा अगला सवाल है, टेरिशरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी कि टेरिशरी सेक्टर को पता है ना, जो कि सर्विस दूसरों को प्रोवाइड करता है। प्राइमरी एक्टिविटीज या प्राइमरी सेक्टर हमें सर्विस देता है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर भी हमें सर्विस दे रहा है, और टेरिशरी सेक्टर को क्या कर रहे हैं, ये उल्टा हो गया। ठीक है, टेरिशरी सेक्टर लोगों को सर्विस दे रहा है, ठीक है, लोग इससे नहीं दे रहे हैं, ये लोगों को दे रहा है। तो बोला ये एक सिग्निफिकेंट रोल इंडियन डेवलपमेंट में प्ले नहीं कर रहा है। क्या ये सही है? तो नहीं, ये सही नहीं है, बल्कि टेरिशरी सेक्टर इज द मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन नाउअडेज। है ना, आपको पता है कि अब लोग ज्यादा करके टेरिशरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो टेरिशरी सेक्टर क्या है? ये वो सेक्टर है जैसे कि प्राइमरी सेक्टर यानी खेती बाड़ी करना, सेकेंडरी सेक्टर दैट मीन इंडस्ट्री हो गया। तो टेरिशरी सेक्टर है जैसे बैंक, इंश्योरेंस, टीचिंग, हॉस्पिटलिटी, यानी आप कुछ गेन कर रहे हैं और वो गेन करने के बाद आप किसी और को सर्व कर रहे हैं, दैट इज द टेरिशरी सेक्टर। तो ये सही नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। तो टेरिशरी सेक्टर ने बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को काम दिया है। अब छोटे से गराज को ये लीजिए, छोटे से गराज में क्या हो रहा है, हर दिन 50 बाइक आ रही है, जिससे वो दिन का 5 से 10 हजार रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनमें हर एक प्रोडक्ट जो खरीद रहे हैं उसके खरीदने से क्या हो रहा है, वो कुछ परसेंट टैक्स तो गवर्नमेंट को गया, जहां पर उस दुकान के ना होने से गवर्नमेंट को उसका कुछ परसेंट भी नहीं मिलता। तो इस वजह से क्या हुआ है, द जीडीपी शेयर ऑफ द टेरिशरी सेक्टर हैज ग्रोन फ्रॉम 14% इन 1973 टू 50% इन 2003, यानी कुछ सालों में ही वो बहुत ही ज्यादा रेस किया है। नाउ इट इज, अगर 2003 का सेंसस यहाँ पर दिया है, लेकिन अगर आप 2022 तक का देखें तो जीडीपी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट 60% जीडीपी बढ़ चुका है। एंड इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर टू। जैसे कैसे, अभी मान लीजिए कम्युनिकेशन टेरिशरी सेक्टर के अंदर है, आप चावल उगा रहे हैं, लेकिन आप उस चावल को गोडाउन तक पहुंचाते पहुंचाते वो चावल बर्बाद हो जा रहा है, क्योंकि वहां पर कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं है। लेकिन ट्रक वहां पर चलने के कारण क्या होगा, आपका पूरा शेड है, आप आराम से चावल डालिए और बिना किसी परेशानी के वो चावल गोडाउन में पहुंच जाएगा। तो इससे क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर को भी हेल्प मिला। अभी सेम अगर उस टमाटर को भी राइट वे में फैक्ट्री में पहुंचा दिया जाए तो उसे टोमेटो केचप बना लिया जाएगा। तो ये सेकेंडरी सेक्टर में हेल्प कर दिया, यानी एक सेक्टर दोनों को ही हेल्प कर रहा है। एंड दो इट डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स,
बट दे आर एन एड और सपोर्ट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो टर्शियरी सेक्टर कोई चीजों को बनाता नहीं है, बल्कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, सो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मैप पॉइंटिंग है। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच कि आप इतना टाइम दे रहे हैं मेरे वीडियो को, ठीक है। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, एंड अगर कुछ भी मेरे प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हुआ है तो प्लीज़ आई एम सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी से इस चीज़ को बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की क्या एडवांटेज है, या व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ लॉन्चिंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये मैंने ज्योग्राफी का जस्ट एक ही क्वेश्चन लिया है। ज्योग्राफी में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, इसलिए मैं इसे दे रहा हूँ। तो बोल रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि डैम, ये सिर्फ डैम बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा कारणों में हमारे लिए हेल्पफुल होने वाला है, जैसे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और अर्बन इकोनॉमी में ये एडवांटेज होने वाले हैं। तो इन्हें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक डैम बनाने से आप अनेकों काम कर सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, फॉर दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्लडिंग, ठीक है, बाढ़ आने से बचाएंगे। उसके बाद आपको बांध होगा यानी डैम होगा तो उसमें बहुत सारा मछली भी आ जाएगा, तो आप उसे फिशिंग कर सकते हैं या फिश ब्रीडिंग कर सकते हैं। दे प्रोवाइड इलेक्ट्रिक पावर और कूलिंग यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में आपके लिए बेस्ट होंगे, और न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी ये आपके कूल करने में मदद करेंगे। एंड लास्ट, दे इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, यानी डैम बनने से एक बड़े से नदी के इस पार से उस पार आने जाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। और इसी के साथ हमारे मेन या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेशन खत्म होता है। अब बारी है इम्पोर्टेंट डैम्स की। ओके, इस चीज को स्किप मत करना आप, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट डैम्स ही बताने वाला हूँ आपको। ओके, तो मैं यहाँ पर सब आपको पढ़ने नहीं बोलूंगा, मैं बस इम्पोर्टेंट ही मार्क करूंगा, ठीक है। आप सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डैम है यहाँ पे, वो है हीराकुड डैम, ठीक है, जो कि आपके उड़ीसा में है। उसके बाद में नागार्जुना सागर, सरदार सरोवर, थेरी और भाखरा नंगल, ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से थेरी सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हीराकुंड सबसे इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से सरदार सरोवर सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थेरी है आपका हिमाचल प्रदेश में, सरदार सरोवर आपके गुजरात में, नागार्जुना सागर आपका तेलंगाना और हीराकुंड आपका उड़ीसा में, ठीक है। ये 4 मेन डैम के मैप वर्क है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट मैप वर्क है, ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, ठीक है। इसमें भी मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट ही मार्क करूंगा, मैं आपको सब नहीं दूंगा। जिसमें कोलकाता का है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कोलकाता का है, ठीक है। मुंबई का है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुजरात का है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दिल्ली का है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये मेन सबसे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है आपके, जिसको आपको मेन याद रखना है, बाकी जो है वो आप याद रख सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट और ले लीजिए, वो है आपका पंजाब का गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो मैप वर्क है, यह है इंटरनेशनल पोर्ट के बारे में। इनमें मैं आपको सिर्फ 2 या 3 इंपॉर्टेंट दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है टूटीकोरिन, ठीक है, ये आपके तमिलनाडु में आएगा टूटीकोरिन, बिल्कुल भी इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। नेक्स्ट है पारादीप उड़ीसा का, ठीक है, और आपका गुजरात का कंडला और न्यू मैंगलोर पोर्ट जो आपके यहाँ पे, ठीक है। ये आपके 4 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। तो फटाफट एग्जाम की तैयारी कीजिए, और कोई भी अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है, कल तक में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा एज फास्ट एज पॉसिबल। जस्ट do your best and all the best for exam, and thanks for watching this video.